नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज दिन की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कल शाम दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके के बाद जांच एजेंसियां लगातार धमाके से जुड़े सुराग की तलाश में जुटी हुई हैं। फॉरेंसिक टीम को शुरुआती जांच में कुछ जानकारियां जो मिली हैं उससे यह साफ हुआ है कि धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। वहीं पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें दो संदिग्ध एक कैब से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर एक पिंक कलर का दुपट्टा भी मिला है जो कि आधा जला हुआ है। पुलिस ब्लास्ट के पिंक दुपट्टे का कनेक्शन भी तलाश रही है। धमाके के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक हुई। धमाके के बाद देश के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पूरा घटनाक्रम आप समझिए। और इस बीच दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच के लिए इजराइल की भी एक टीम दिल्ली आ सकती है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। धमाके के बाद से इजराइल लगातार भारतीय जांच एजेंसियों के संपर्क में है। इजरायली सरकार ने भारत पर भरोसा जताया है और अब जांच में शामिल होने के लिए भी एक टीम भारत भेजी जा सकती है। और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के साथ मेरे कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश तिवारी के पास भी आपको लिए चलेंगे, आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं, उनके पास हम जाएं उससे पहले आशीष, ये जो इजराइल से सूचना मिल रही है, क्या वहां की जो जासूसी संस्था है मोसाद वो इस जांच में शिरकत करेगी? क्या ये इनपुट है? जी बिल्कुल अखिलेश, जो हमें सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक मोसाद की एक टीम, उनकी जांच एजेंसी भारत के लिए ऑलरेडी निकल चुकी है और जल्द ही आकर के ज्वाइन करेगी। साथ ही मैं आपको एक बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि खुद इजरायली एम्बेसी में भी मोसाद के लोग तैनात होते हैं, वो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस में शामिल हैं। तो भारत और इजरायल दोनों मिलकर के हम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि इसकी जांच में जुट गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसको आइडेंटिफाई किया जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है अखिलेश कि अब ये वॉर अगेंस्ट इजराइल था, इजराइल दूतावास पे हमला था। मैं आपको बता दूं, अब से चंद मिनटों पहले मेरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से भी बात हुई है और उन्होंने मुझसे यही कहा कि जो बात उन्होंने कल ट्वीट में कही थी उसको फोकस करें, जो उन्होंने अश्योरेंस दिया है अपने काउंटर पार्ट को कि किसी भी कीमत पर हम इजराइल एम्बेसी को प्रोटेक्ट करेंगे और हर कीमत पे जो भी इसके पीछे दोषी है उसको ढूंढा ही जाएगा। ठीक यही अश्योरेंस कल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने अपने काउंटर पार्ट को दिया था जब इजरायली एनएसए ने उनको संपर्क किया। तो भारत पूरी तरह से जुटा हुआ है और हम फिर से दोहरा दें कि निश्चित तौर पर इजराइल की इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंच रही है और इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ ज्वाइन करने वाली है। अखिलेश, आशीष, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में कल शाम इजरायली दूतावास के पास धमाके के बाद जांच में जो चिट्ठी बरामद की गई उसमें लिखा गया है कि यह तो एक ट्रेलर था। यह चिट्ठी इजराइल के राजदूत को लिखा गया है। इसमें 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र है। हाल ही में तेहरान के करीब ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन गन से हत्या कर दी गई थी। ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे। मनोज, बिल्कुल, देखिए अखिलेश, जो लेटर यहां से बरामद हुआ है वो ब्लास्ट साइट से करीब 12 गज की दूरी पर ही वो लेटर यहां पर पड़ा हुआ था और उसमें जो है सीधे तौर पर संबोधित किया गया था इजराइल के एम्बेसडर को और उसमें लिखा गया था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और उसमें 2 हत्याओं का भी जिक्र था। ईरान के 2 लोगों की जो हत्या हुई थी उसका भी जिक्र किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब जो लिंक है वो ईरान से भी जुड़ते हुए इस पूरे मामले के नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है लगातार वो छापेमारी कर रही है। जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनकी फुटेज को निकाल लिया गया है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कार नजर आ रही है जिसमें से 2 लोग उतरते हैं और जहां पर ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट की साइड पर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार का ड्राइवर है उसको ट्रेस कर लिया गया है, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है और उन दोनों संदिग्धों का जो हुलिया है वो उससे पता किया जा रहा है। तो शायद हो सकता है कि एक स्केच भी तैयार करवाया जाए और जो और तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उन फुटेज के अंदर भी गाड़ियां आती और जाती नजर आ रही हैं। तो तमाम गाड़ियों के नंबर के आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और छापेमारी दिल्ली पुलिस के लगातार इस पूरे मामले के अंदर जारी है। जी, और एक और बड़ी जानकारी यह है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया इस धमाके में। ओम प्रकाश तिवारी इस पर विशेष जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जो आरंभिक तौर पर जांच की बात सामने आई थी उसमें बात उभर कर सामने आई है कि जो
जिस विस्फोटक से धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस समय मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहा हूं, उस समय एफएसएल में दिल्ली पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम उस विस्फोटक की जांच करा रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये आधिकारिक हो जाएगा कि उस विस्फोटक में कौन सा बारूद था। अखिलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका ओम प्रकाश। मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर से रुख करूं, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलएन राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलएन राव साहब, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, आपका अपना व्यक्तिगत आकलन क्या कहता है कि क्या भारतीय जमीन का इस्तेमाल किया गया इजराइल को टारगेट करने के लिए? अखिलेश, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगर ईरान और इराक का झगड़ा, ईरान और इजराइल का झगड़ा है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली को क्यों चुना गया, हमारे भारत की लैंड को क्यों चुना गया। अगर उनको कुछ करना होता इजराइल के खिलाफ तो कहीं और भी किसी देश में कर सकते थे। लेकिन ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि अगर इंडिया को चुना गया है, क्योंकि 2012 फरवरी में भी एक स्टिक बम लगाया गया था। इजराइल की जो वेमेन थी, लेडी थी, डिप्लोमेट थी, उनको इंजरी हुई थी और उस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई आदमी पकड़े गए थे, पत्रकार पकड़े गए थे। उसमें 2 आदमी ईरानी सस्पेक्टेड थे जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ उन लोगों का पता करना भी जरूरी है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो अभी स्पेशल सेल, एनआईए और दूसरी जो इजराइल की टीम भी बता रहे हैं कि वो असिस्ट कर रही है इसमें, तो ये इसको पता लगाना बड़ा जरूरी है। भले ही ये ब्लास्ट छोटा है लेवल का है, लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा छुपा हुआ है। और खास तौर से ये जो लेटर इन्होंने डाला है, 12 गज की दूरी पर लेटर डाला, तो ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि इन जो टेररिस्ट थे जिन्होंने ये बम ब्लास्ट किया है, उनका मकसद क्या था। उनका मकसद था वार्निंग देना और चेताना कि हम देखें दिल्ली में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर दिल्ली ही क्यों चुना गया है, और दिल्ली क्यों चुनने की एक वजह हमें जाननी पड़ेगी और हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं ये लोग करने में सक्षम हुए। खास तौर से उस दिन, जिस दिन बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन यहाँ से बहुत नजदीक था और उसके बाद बड़ी चाक चौबंद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी, उस दिन ये करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पर मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब से भी कुछ समझूंगा, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश तिवारी, जरा ये बताइए, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है, घटनास्थल पर आप भी वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है वहां ग्राउंड जीरो से? अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो एक पेज का जो पत्र मिला है, उसकी अंग्रेजी बहुत शानदार तरीके से लिखी गई है और ऐसी शानदार तरीके से अंग्रेजी कोई बेहद पढ़ा लिखा शख्स ही लिख सकता है। और जैसा कि एलएन राव साहब बता रहे थे, 2012 की जांच के बारे में बता दूं कि डीसीपी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में जो जांच हुई थी, उसमें उस दौरान भी ये बात उभर कर सामने आई थी कि उस समय 3 जगह निशाने पर थीं, जॉर्जिया, बैंकॉक और तिबलिया। एक साथ तीनों जगह बम धमाके के लिए चुनी गई थी साल 2012 में। और वही स्थिति इस साल की है, जब 29 जनवरी को बम विस्फोट होता है थोड़ी दूर पर इजरायली एम्बेसी से, और उसके ठीक पहले फ्रांस में पेरिस में डिफेंस अटैची की गाड़ी के नीचे एक आईडी बरामद होती है। यानी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को अब ये लग रहा है कि साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से जुड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि इस मामले में अब ईरानियन कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है। अखिलेश, बिल्कुल, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इनके पीछे क्या कुछ वजह और हो सकती है, हमें आशीष हमारे सहयोगी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपका अपना आकलन क्या कहता है? इन सब के पीछे आप क्या देख रहे हैं? इजरायली दूतावास के बाहर यह धमाका भारत की राजधानी दिल्ली में। देखिए अखिलेश, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है, खास करके उस दिन हुआ है जिस दिन आपका बीटिंग रिट्रीट है और एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं और दिल्ली की इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती है। अभी आ जाइए कि हुआ क्या है। देखिए, ये परिस्थितियां जो बदली हैं, इनको आप 2 परफेक्ट में देखें। वेस्ट एशिया में जैसे हालात बदल रहे हैं और भारत की भूमिका वेस्ट एशिया में बहुत बढ़ रही है। देखिए, ये जनरल कासिम सुलेमानी पिछले साल 3 जनवरी को मारा गया था, उसकी बरसी इस साल मनाई गई है 3 जनवरी। उस समय भी पूरे विश्व के अंदर में बहुत खतरे थे, बहुत जगह इसको कहा गया था अमेरिका में तक में होगा कुछ।
उसके बाद आप देखिए जो उनके फकीर ज्यादा हैं, जो उनके एक परमाणु मारे गए थे, और उसमें ईरान कहता है कि ये पूरा का पूरा हाथ इजराइल का ही है इन दोनों हमलों में। पहले हमले में तो ये जाहिर है कि इजराइल ने खुलेआम तौर पे किया था और यूएस मिलकर किए थे। अभी जो चीजें बदल रही हैं इस परिस्थिति में, जो वेस्ट एशिया में जो लामबंद हुए हैं, उसमें चाइना भी है, रशिया भी है, ईरान है, टर्की है, मलेशिया और पाकिस्तान है। ये एक खेमे की तरह काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल और जो इसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई और भारत, इसके बहुत बड़े रोल की तरह वेस्ट एशिया में वो चाह रहा है कि भारत का रोल हो। इस कारण से, इन कारणों से आप देखिएगा धीरे धीरे खुलकर आएगा कि ये भारत को टारगेट हुआ है। और केवल नहीं, पेरिस में भी ये ट्राई किया था इन्होंने कल ही के दिन, और खास करके कल का दिन इंपॉर्टेंट था कि 29 जनवरी थी जी, वो हम तकरीबन 29 इयर्स बैक यदि आप जाएंगे 92 में, तो हमारा इजराइल का जो डिप्लोमेटिक ये था संबंध शुरू हुआ था कल के ही दिन। बिल्कुल बिल्कुल। सिन्हा साहब, और चिट्ठी सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को जरा एक तस्वीर हम दिखा दें जहां पर यह धमाका हुआ, जहां पर यह बम रखा गया था। ये देखिए, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। उसी जगह की तस्वीर है जहां पर यह धमाका हुआ था। धमाके के बाद की तस्वीर ये देखिए, आप देख रहे हैं वहां पर जो एक कार आपको नजर आई, किस तरीके से उसका शीशा टूटा हुआ था। कई गाड़ियों के शीशे चटक गए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने ये तस्वीरें भेजी हैं। ग्राउंड जीरो पर मनोज वर्मा मौजूद है। मनोज, जरा इन तस्वीरों के बारे में आप बताएं, ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो कहीं ब्लास्ट की, जो जहां पर ब्लास्ट हुआ था उसको दिखा रही हैं। और कहीं ना कहीं ब्लास्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स वहां पर मौजूद होता तो वो ज़रूर इस ब्लास्ट में इंजर्ड हो सकता था। और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है इजराइल एम्बेसी को, जो लेटर से भी साफ हो जाता है। और एक और जानकारी हमारे सूत्र ने ये दी है कि शायद ऐसा हो सकता था कि उनका मकसद ये था कि इजरायली एम्बेसी के पास इस बॉम्ब को लगाना, कि अगर कोई एम्बेसी से बाहर निकले वो इंजर्ड हो जाए। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त कोई बाहर नहीं निकला था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है, उन्होंने जो दिल्ली के अंदर जितने भी ईरानी रुके हुए हैं उनका ब्यौरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। होटल के अंदर जो भी ईरानी रुके हुए हैं उन होटल वालों से डिटेल मांगी गई है और जांच को अब पुलिस की टीम अपना आगे बढ़ा रही है। जी, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि तमाम ईरानियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जो लोग दिल्ली में रुके हैं, किसी होटल में रुके हैं, उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ा ये एक बड़ा खुलासा हो रहा है। घर में बना हो सकता है आईडी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस बारे में कुछ और भी पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली के अंदर जितने भी ईरानी रुके हुए हैं उन सबका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। उनकी जांच की जा रही है कि वो दिल्ली में कहां पर रुके हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी तमाम होटल्स हैं वहां पर अगर ईरानी रुके हुए हैं तो उनसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं। और एक जो खास जानकारी और जो हमारे सूत्रों ने दी है कि जो आईईडी था जिससे ब्लास्ट हुआ था, भले ही वो कम तीव्रता का था, वो जो है घर में बना हो सकता है। ऐसी जानकारी हमारे सूत्र अभी फिलहाल दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तमाम जो टीमें हैं वो अभी जांच पर निकली हुई हैं। कुछ टीमें छापेमारी कर रही हैं और कुछ टीमें जो हैं वो दिल्ली में रह रहे ईरानियों का पता भी कर रही हैं। कुछ और ताजा जानकारी भी सामने आ रही है। ओम प्रकाश तिवारी हमें बताएंगे, जो घटनास्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि देर रात तक दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया और छापेमारी की है। लेकिन अभी तक की ताज़ा जानकारी के मुताबिक ना तो किसी आतंकवादी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है और ना ही पुलिस को अभी तक की जांच में किसी आतंकवादी संगठन के तार इससे जुड़े मिले हैं। यानी स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी तक ना तो जिम्मेदारी किसी ने ली है और ना ही पुलिस को इसके तार जुड़े मिले हैं। क्योंकि जैसा पिछली बार हुआ था साल 2013 में,
उस समय भी किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली थी और लोकल लोग ही इसमें शामिल पाए गए थे जिनके ईरानियन कनेक्शंस पाए गए थे। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने अभी इस एस्पेक्ट से भी जांच शुरू कर दी है कि क्या इसमें भी कुछ लोकल लोगों का यूज किया गया है, क्योंकि जो बम बना था, जैसा ही कल शाम को एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि जो बम बना था उसके अंदर साइकिल में यूज होने वाले छर्रे और लोहे के टुकड़े शामिल किए गए थे और मौका वारदात से जांच एजेंसियों को साइकिल के छर्रे बरामद भी हुए थे। तो ऐसे में ये तमाम चीजें लोकल मार्केट में उपलब्ध हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस उन तमाम एंगल्स को रखकर अब जांच कर रही है। अखिलेश, चलिए हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उससे पहले आशीष मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन इस धमाके का सामने आ रहा है उसके पीछे तात्कालिक वजह क्या आपको नजर आती है? आप इतिहास के छात्र भी रहे हैं, तात्कालिक वजह बड़ी महत्वपूर्ण है किसी भी मामले में। आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं आपसे यह कह रहा था आशीष कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहा है धमाके के पीछे, इसके पीछे तात्कालिक वजह क्या आपको नजर आ रही है? हालिया कोई घटना देख रहे हैं इसके पीछे आप? देखिए, दो वजह मुझे समझ में आती है अखिलेश। एक तो हाल में तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में उनके एक बड़े साइंटिस्ट को मारा गया था, ड्रोन हमले में मारा गया था और ईरान ने उसके लिए सीधे तौर पे स्क्वायरली इजराइल को जिम्मेदार बताया था। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इम्पेटस ये है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा, जैसा ओम प्रकाश तिवारी अभी जिक्र कर रहे थे, कि अभी ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि डायरेक्टली ईरान ने इस हमले को कराया है या फिर कुछ लोकल लोग इसमें शामिल थे। और ये भी देखना होगा अखिलेश, जिसकी जांच हो रही है, कि क्या वाकई ईरान सीधे तौर पर इन्वॉल्व था इस हमले के पीछे या कुछ लोकल लोगों ने। देखिए, इजराइल और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, वो उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत है, बहुत एक दूसरे के करीब हैं। मोदी सरकार में संबंध और गाढ़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के आड़ में उसको इंपैक्ट करने के लिए लोकल लोगों ने ऐसा हमला किया हो। तो अभी ये जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि ईरान का एंगल इसलिए है क्योंकि जो रिसेंट हादसा हुआ है वो काफी बड़ा हुआ है। 2012 में यहां पर हमला किया गया था। अभी 30 नवंबर 2020 की यह घटना है जबकि उनके एक साइंटिस्ट को मारा गया था ड्रोन हमले से। मुझे लगता है अगर ईरान सीधी तरह से इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं उस घटना के पीछे वो घटना इसके पीछे जरूर एक बड़ी वजह है। अखिलेश, चलिए, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हैं और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलएन राव साहब भी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।